ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्रिया का अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने क्रिया का अध्ययन किया था। क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उनमें से हमने एक प्रकार कर्म के आधार पर उस क्लास में पढ़ लिया था। कर्म के आधार से देखो बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो सहकर्मक और दूसरी है अकर्मक। सहकर्मक और अकर्मक, इनका अध्ययन हमने पिछली वाली क्लास में कर लिया था। अब नंबर 2 है, दूसरा जो क्रिया का प्रकार है वो है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, यानी जब किसी क्रिया शब्द को प्रयोग यानी प्रयुक्त किया जाता है या उसकी रचना की जाती है, तो उस आधार पर क्रिया के कितने भेद या कितने प्रकार माने जाते हैं। तो देखिए, इस आधार पर, इस आधार पर क्रिया के, इस आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। इस आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। नंबर 2, संयुक्त क्रिया। नंबर 3, नाम धातु क्रिया। नंबर 4, प्रेरणार्थक क्रिया। और नंबर 5 है अपने पूर्व कालिक क्रिया। इस प्रकार से बच्चों 5 प्रकार की प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद स्वीकार किए जाते हैं। नंबर 1, सामान्य क्रिया। दूसरा, संयुक्त क्रिया। तीसरा, नाम धातु क्रिया। और चौथा, प्रेरणार्थक क्रिया। और 5वां है पूर्वकालिक क्रिया। अब इन सभी की विशेषता क्या होती है वो हम एक एक करके इनकी विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहली है अपने सामान्य क्रिया। देखो बच्चों, इसके इस क्रिया के नाम से ही विदित हो रहा है, इस क्रिया के नाम से ही विदित हो रहा है कि सामान्य क्रिया यानी ऐसी क्रिया है, ऐसा कोई भी वाक्य। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। ऐसा कोई भी वाक्य
जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है या होता है उसे सामान्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी वाक्य में एक ही प्रकार की क्रिया का जब किसी वाक्य में एक ही प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहां उस वाक्य में प्रयोग या रचना के आधार पर उस वाक्य को कौन सा वाक्य माना जाता है? सामान्य क्रिया का वाक्य माना जाता है। अगर किसी वाक्य में एक ही प्रकार की क्रिया शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर उस वाक्य की श्रेणी पूछे तो प्रयोग या रचना के आधार पर उस वाक्य को कौन सा या किस प्रकार का वाक्य माना जाता है? सामान्य क्रिया का वाक्य माना जाता है। जैसे सीमा खाना पकाती है। सीमा खाना पकाती है। दूसरा वाक्य है वह घर गया। वह घर गया। ये दोनों वाक्य, इन दोनों वाक्यों में एक ही प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहला शब्द है खाना और दूसरे वाक्य में है गया यानी जाना। ये दोनों क्रिया शब्द है और एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होने के कारण से ये कौन सी श्रेणी का वाक्य माना जाएगा? सामान्य वाक्य माना जाएगा। नंबर 2 है आपके संयुक्त क्रिया। देखो बच्चों, इसके नाम से विदित हो रहा है संयुक्त यानी एक से अधिक। संयुक्त का मतलब होता है एक से अधिक का जोड़ा या एक से अधिक की जब संधि हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त कहा जाता है। ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ कोई दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है। जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ कोई दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है तो वहां संयुक्त वाक्य माना जाता है। तो उस वाक्य में कौन सा वाक्य माना जाता है? संयुक्त वाक्य माना जाता है। जैसे
वह पत्र लिखने लगा। वह पत्र लिखने लगा। दूसरा वाक्य है अचानक वह रोने लगा। अब देखिए बच्चों, वह पत्र लिखने लगा और दूसरा वाक्य है अचानक वह रोने लगा। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में पहले तो हमें क्रिया शब्द ढूंढना है। वह पत्र लिखने लगा, एक तो इसमें क्रिया शब्द है आपके लिखना और दूसरा क्रिया शब्द है लगना। लिखना और लगना ये दो शब्द है इस वाक्य में क्रियावाचक शब्द है। तो इस वाक्य में दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग कर दिया गया है। अतः इसमें कौन सा वाक्य माना जाएगा? ये वाक्य संयुक्त क्रिया का वाक्य माना जाएगा। दूसरा है अचानक वह रोने लगा। इसमें एक तो है आपके रोना और दूसरा है लगना। ये दोनों शब्द है वो क्रियावाचक शब्द है। एक वाक्य में दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होने के कारण से ये वाक्य कौन सी श्रेणी का माना जाएगा? संयुक्त क्रिया का वाक्य माना जाएगा। आगे देखिए नंबर 3 है आपके तीसरा जो इसका प्रकार होता है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का तीसरा जो भेद होता है उसका नाम है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वास्तव में किसी पूरी परिभाषा देखिए इसकी। वाक्य में वास्तव में किसी क्रिया का या क्रिया वाचक शब्द वाक्य में जब किसी क्रिया का शब्द क्रियावाचक शब्द न हो, ऐसा कोई वाक्य जिसमें वास्तव में कोई क्रियावाचक शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ हो, जबकि किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों को क्रियावाचक शब्द की तरह प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वहां नाम धातु
क्रिया मानी जाती है, नाम धातु क्रिया मानी जाती है। ध्यान से देखना, वाक्य में वास्तव में किसी क्रियावाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है या न हो, जबकि उसमें क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों को ही किस प्रकार से मान लिया जाता है, क्रियावाचक शब्द की तरह प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है, नाम धातु क्रिया मानी जाती है। जैसे सर्व से सर्वाना क्रिया बनानी जाती है, गर्म से गरमाना, लाज से लजाना। इन सभी शब्दों को क्रियावाचक शब्द बना दिया जाता है। जैसे वह मुझे झुठलाने लगा, वह मुझे झुठलाने लगा। इसमें झुठलाने शब्द को, झूठ शब्द को क्रियावाचक शब्द की तरह प्रयुक्त कर दिया गया है। इसी कारण से इसमें नाम धातु क्रिया मानी जाएगी। अगला है नंबर 4, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए बच्चों, शब्द के नाम से ही विदित हो रहा है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया मानी जाएगी, प्रेरणा, यानी किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के द्वारा उसे प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पुरस्कार के माध्यम से या अन्य किसी प्रलोभन या लालच के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष को वो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया मानी जाती है। अर्थात जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से कोई काम नहीं करता है, अपनी स्वयं की इच्छा से कोई काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे किसी कर्ता के द्वारा उसे जब प्रोत्साहन दिया जाता है या उसे उत्साहित किया जाता है, तो उस व्यक्ति विशेष की प्रेरणा लेकर के कोई व्यक्ति अन्य काम करता है, तो उस वाक्य को कौन सी श्रेणी का माना जाता है, प्रेरणात्मक क्रिया का वह वाक्य माना जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से कोई कार्य, स्वयं की इच्छा से कोई कार्य नहीं करके किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, तो वहां प्रेरणात्मक क्रिया मानी जाती है। मानी
जाती है। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से कोई काम नहीं करता है और किसी अन्य व्यक्ति या अन्य कर्ता के द्वारा उसे प्रोत्साहित किया जाता है, तब जाकर के वो कोई काम करता है, तो उस वाक्य को कौन सी श्रेणी का माना जाता है? प्रेरणार्थक के वाक्य माना जाता है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें काम या वास्तविक कर्ता तो है श्याम, काम करने वाला कौन है? श्याम। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। बल्कि श्याम को प्रेरणा किससे मिल रही है? राम से उसे क्या मिल रही है? केवल प्रेरणा मिल रही है। यानी राम श्याम को पत्र लिखने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। इसी कारण से ये वाक्य कौन सी श्रेणी का माना जाएगा? क्यों? प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। दूसरा है शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है। शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है। शिक्षक छात्र को प्रोत्साहन दे रहा है पाठ पढ़ने के लिए, इसी कारण से छात्र है पाठ पढ़ रहा है। तो ये वाक्य कौन सी श्रेणी का होगा? प्रेरणार्थक वाक्य माना जाएगा, क्योंकि छात्र को शिक्षक से प्रेरणा मिल रही है। इसी कारण से ये वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। नंबर 5 है आपके पूर्व कालिक क्रिया। 5वां भेद है इसका पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए बच्चों, पूर्वकालिक का मतलब है कि पूर्व ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद कोई दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो उस वाक्य को कौन सी श्रेणी का वाक्य माना जाता है? पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य माना जाता है। जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर कोई दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। तो उस वाक्य में कौन सी क्रिया मानी जाती है? पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे अभी वह जयपुर होकर आया है। अभी वह जयपुर होकर आया है। अगला है राधा अभी सोकर
देखो बच्चों, इसमें अभी वह जयपुर होकर आया, एक तो होना और एक आया। एक क्रिया यहाँ समाप्त हो रही है, इसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है। इसी दूसरे वाक्य में सोकर यानी सोना और उठना एक साथ, एक वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, इसीलिए ये वाक्य कौन सी श्रेणी का माना जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। अब देखिए इसकी विशेषता होती है, इस क्रिया में प्रथम क्रिया के साथ पहली जो क्रिया है प्रथम क्रिया के साथ कर प्रत्यय जुड़ा रहता है। प्रथम क्रिया है उससे क्रिया शब्द में कर प्रत्यय जुड़ा रहता है और उसके तुरंत बाद कोई नई क्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। अर्थात ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य में एक या दो क्रियाओं का प्रयोग कर दिया जाता है और प्रथम क्रिया के क्रियावाचक शब्द के साथ कर प्रत्यय जुड़ा है और उसके तुरंत बाद कोई नई क्रिया प्रारंभ हो रही है तो उसमें कौन सा वाक्य माना जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। धन्यवाद बच्चों।